आप सभी का जेपी टीचिंग पॉइंट में स्वागत है। कल हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। अब उसका अगला पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम इसके बारे में जानेंगे। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, आदि शब्द आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को बनाने का जो नियम होता है उसको हम बताएंगे अब कि पास्ट इंडेफिनिट में जो वर्ब होता है उसमें हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका एक पहचान जान गए। अब हम इसका अफर्मेटिव पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचन या बहुवचन दोनों के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसको बनाने का नियम बताएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचन या बहुवचन दोनों के साथ वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब इसको बनाने का नियम क्या है इसको हम अब बताते हैं आप लोगों को। रूल हमारा यह है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड अब हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल है हमारा वह पूजा करती थी। यानी अब देखेंगे हम इस स्ट्रक्चर में कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। दोनों के साथ ही हम क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया सी, वर्ब हमारा हो गया पूजा करना, और पूजा करना यानी वर्शिप, इसका सेकेंड फॉर्म वर्शिप। एग्जाम्पल से स्पष्ट हो गया
कि हमारा जो है सब्जेक्ट है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ऑब्जेक्ट है और अदर वर्ड है, यानी इसमें अदर वर्ड नहीं है तो उसका प्रयोग नहीं किया गया है। अब हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो गया। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव। निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। निगेटिव नकारात्मक। निगेटिव में हम एक वचन या बहुवचन दोनों के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड का प्रयोग सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। अब इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अब हम इस स्ट्रक्चर पर एग्जाम्पल से समझेंगे कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव कैसे बनता है। एग्जाम्पल, वह एक पत्र नहीं लिखती थी। अब देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो वह यानी सी। उसके बाद नकारात्मक वाक्य है हमारा, तो इसके लिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। डिड नॉट। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी लिखना, राइट, एक पत्र, ए लेटर। इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आ गया कि इस स्ट्रक्चर पर केवल हमें क्या करना है, रखना है। इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब निगेटिव के बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड वाक्य के प्रारंभ में लगाया जाता है और उसके बाद
उसके बाद सब्जेक्ट तथा वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर हमारा सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। अब हम इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल हमारा हो गया, क्या वह एक पत्र लिखती थी। अब हम इसको इस स्ट्रक्चर में ज्यों का त्यों रख देंगे। सबसे पहले ऊपर हमने बताया कि वाक्य के पहले ही डिड का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी सी। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी लिखना, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी ए लेटर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इस एग्जाम्पल से और इस स्ट्रक्चर को मिलाइए, दोनों में सेम इस पर रखते जाएंगे केवल, तो ये हमारा सेंटेंस आसानी से बन जाएंगे। डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यानी हमारा इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों होता है इसमें। यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों ही वाक्य में पाए जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा इसका, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। अब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल हमारा हो गया, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती थी। अब हम इसको इस स्ट्रक्चर पर रखेंगे। सबसे पहले हमारा डिड,
डिड, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद नॉट, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी राइट ए लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यह हमारा एग्जाम्पल इस स्ट्रक्चर पर पूरी तरह से फिट है, बैठ रहा है। जो भी हमारा एग्जाम्पल है इसको हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आसानी से बना सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है WH टाइप वाक्य। इसको देखते हैं हम। WH टाइप सेंटेंस, यानी इसमें जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो WH से शुरू होंगे, और प्रश्नवाचक वाक्य हमारा क्या होंगे, जैसे व्हाट है, व्हेन है, व्हाई है, हु है, इत्यादि सब इसमें आते हैं। अगला हमारा है WH टाइप सेंटेंस, यानी WH टाइप सेंटेंस हमारा, इसमें क्या सब वाक्य के बीच में आते हैं। अब हमारा WH टाइप वर्ड में हु, व्हेन, व्हाई, व्हाट, ETC सब आते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे अब। स्ट्रक्चर यानी सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड, यानी WH टाइप वर्ड, WH वर्ड, उसके बाद हमारा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे वह पत्र क्यों लिखती थी। अब इसको हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से रखना है। सबसे पहले WH टाइप वर्ड यानी क्यों, व्हाई, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी हमारा इसमें क्या है, वह, सी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी लिखना, राइट ए लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। अगर यही सेंटेंस हमारा अगर निगेटिव में हो तो हम उसके लिए थोड़ा सा हमें स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर हमारा ये हो जाएगा WH वर्ड, उसके बाद डिड,
उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। इसी एग्जाम्पल को हम सेम इसमें रख देंगे। जैसे एग्जाम्पल है कि वह पत्र क्यों नहीं लिखती थी। अब हम इसको इस स्ट्रक्चर पर रख देंगे। वाई डिड सी नॉट राइट ए लेटर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सभी पार्ट खत्म हुआ। अब हम इसको एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। WH टाइप सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें क्या शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, और हमारा जो WH टाइप वर्ड है इसे व्हेन है, व्हाई है, व्हाट है आदि शब्द हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ही क्या करते हैं, एग्जाम्पल को पूरा करते हैं। अब इतना हमारे पास्ट इंडेफिनिट ये समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, अगर दोस्तों ये हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और जय हिंद, धन्यवाद।